एवरीवन, मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन में। बात चल रही है बेटा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। तो फर्स्ट ग्रेड के मैंने सब्जेक्ट कॉमर्स की तैयारी करवाना स्टार्ट कर दिया है अपने चैनल वीजी एजुकेशन पे। साथ ही पेपर वन में मैंने जनरल साइंस की वीडियो अपलोड की हैं, वो की हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से पहले। उसके बाद में आरबीएससी नोट्स वगैरह उसके थ्रू मैं आपको पूरी प्रिपरेशन कराऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही अब मैंने स्टार्ट किया है मनोविज्ञान साइकोलॉजी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो अटकते हैं वो अटकते हैं एक तो मनोविज्ञान में, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं, और जर्नल साइंस और मैथ की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जर्नल साइंस स्टार्ट किया है और साथ ही मैंने अब स्टार्ट कर दिया है आपकी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की मेरी पहली वीडियो कल अपलोड हो चुकी है, आज ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले साइकोलॉजी का मैं आज का कंटेंट आपको पढ़ाऊँ उससे पहले मैं कल जो मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवाना चाहूँगी। तो उसमें मैं रिवाइज ये कराना चाहूँगी कि देखिए, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता है। तो मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था अतीत में? दर्शन शास्त्र की, और जिसका नाम क्या था? मनाद दर्शन। जिसका नाम क्या था? मनाद दर्शन। ठीक है, मनाद दर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने किया था। कौन सी पुस्तक? डी एनिमा, यानी कि डी एनिमा पुस्तक किसकी है? अरस्तु की है। ठीक है, इसके अलावा जो इसके इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो इतिहास में आप ध्यान रखना कि 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोकेल, क्या नाम है? रुडोल्फ गोकेल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो मनोविज्ञान का सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो रुडोल्फ गोकेल ने किया है अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर? तो कल जो हमने पढ़ा था उस आप मेरी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने मनोविज्ञान को जो अर्थ समझे थे, ठीक है ना। तो मनोविज्ञान की जो एक यात्रा थी, उस यात्रा में हमने जो पढ़ा था तो हमने ये देखा कि पहले मनोविज्ञान को एक आत्मा का अध्ययन बोला गया था, और वो परिभाषा भी उसकी खंडित कर दी, अमान्य कर दी थी। ठीक है, फिर हमने कहा कि चलो मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान नहीं है, आत्मा का अध्ययन नहीं है, तो हमने उसको मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना, वो भी परिभाषा अमान्य हो गई है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी बीच में मैं लेना चाहूँगी आज का पढ़ाने से पहले कि मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं बेटा अरस्तु को। किसको बोलते हैं? अरस्तु को। ठीक है, और मनोविज्ञान के जननी किसको बोलते हैं? ये याद रखना, मनोविज्ञान की जननी किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं आप दर्शन शास्त्र को। ठीक है, लेकिन मनोविज्ञान का एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? तो अरस्तु। लेकिन अगर आपके पास आ जाए कोलेस्निक प्लेटो के द्वारा, क्या नाम है? कोलेस्निक प्लेटो को। ठीक है, कोलेस्निक प्लेटो अगर आपके पास आ जाए तो कोलेस्निक ने मनोविज्ञान के जनक किसको माना है? प्लेटो को माना है। किसको माना है? प्लेटो को माना है। क्लियर? ठीक, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं आज का, उसमें हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान को आपने चेतना का विज्ञान माना था, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। ठीक है, तो कल हमने दो बातें पढ़ी थी इसकी यात्रा की कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, फिर हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, उसके बाद हमने पढ़ा मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। तो करते हैं आज की शुरुआत। उन्नीसवीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। किसका विज्ञान माना गया? चेतना का विज्ञान माना गया। ठीक है, चेतना का विज्ञान मानने वाले जो प्रमुख थे वैज्ञानिक वो कौन थे? विलियम वुंड और विलियम जेम्स। दोबारा सुन लीजिए, विलियम वुंड और विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को क्या माना? उन्होंने मनोविज्ञान को माना चेतना का विज्ञान। क्या माना उन्होंने? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। ठीक है, इसके अलावा वाइब्स, जेम्सली, टिचनर, उन्होंने भी इस परिभाषा का समर्थन किया। तो चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में आया। इसमें चेतना का विज्ञान मानने वाले जो प्रमुख वैज्ञानिक थे वो कौन थे? विलियम वुंड, विलियम जेम्स। इसके अलावा वाइब्स, जेम्सली, टिचनर, इन्होंने भी इस परिभाषा का समर्थन दिया। ठीक है, अब ये भी बहुत मोस्ट है जो मैं अब पढ़ा रही हूँ। विलियम वुंड ने
किसने? विलियम वुंड ने जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। दोबारा सुन लीजिए, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंड ने। ठीक है, कहाँ पर? जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर। कब? 1879 में। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई है? लिप्जिग में। कहाँ पर? जर्मनी के लिप्जिग में 1879 में। किसने स्थापित की है? विलियम वुंड ने। इसलिए विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? विलियम वुंड को। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई? लिप्जिग में। किसने स्थापित करी? विलियम वुंड ने। कब? 1879 में। विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्लास में ही आपको याद हो जाना चाहिए। वर्तमान में लिप्जिग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बोला जाता है। वर्तमान में लिप्जिग विश्वविद्यालय को क्या बोला जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया। आज क्या क्या पढ़ा हमने कि चेतना का विज्ञान किसने? विलियम वुंड, विलियम जेम्स। इसके अलावा आपके वाइब्स थे, जेम्स ली थे, टिचनर थे, ये सब थे। इन्होंने विलियम वुंड ने जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर 1879 में एक प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसलिए विलियम वुंड को क्या बोलते हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्लियर? और वर्तमान में लिप्जिग विश्वविद्यालय को क्या बोला जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसी समय क्या हुआ? 1879 से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा से अलग हो गया और उसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में मानने लगे। सामने आ गया कि भाई मनोविज्ञान भी एक सब्जेक्ट है, उसके रूप में उसको पढ़ा जाए। कब? 1879 में, 1879 में। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि 1879 में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा से अलग हो गया है और एक स्वतंत्र विषय के रूप में अब इसको पढ़ा जाने लगा है। इसी समय मनोविज्ञान का आधुनिक काल प्रारंभ होता है। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान का आधुनिक काल कब से प्रारंभ होता है? तो मनोविज्ञान का आधुनिक काल कब से प्रारंभ हुआ? 1879 से। कब से प्रारंभ हुआ? 1879, 1879 से मनोविज्ञान का आधुनिक काल प्रारंभ होता है। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? विलियम वुंड। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? विलियम वुंड। तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए कि जैसा अभी मैंने बोला, प्रथम प्रयोगात्मक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई, किसने स्थापित की, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? विलियम वुंड। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि 1879 से ही मनोविज्ञान का आधुनिक काल प्रारंभ होता है। क्लियर? अब बात आती है कि भारत में इसकी कब शुरुआत हुई थी। तो बेटा देखो, भारत में इसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं रहा है। तो भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत 1915 से मानी जाती है। 1915 से आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है, जब कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में डॉक्टर NN सेन गुप्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में डॉक्टर NN सेन गुप्ता के द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो देखो, एक नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की, तो आपका आंसर क्या होगा? विलियम वुंड। और अगर आता है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की, तो किसने स्थापित की? NN सेन गुप्ता ने। NN सेन गुप्ता ने। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट?
मनोविज्ञान का पूर्व वैज्ञानिक काल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यानी कि 1878 तक माना जाता है। तो अभी हमने यही तो बोला था कि आधुनिक काल कब से स्टार्ट हुआ है, 1879 से। तो पूर्व वैज्ञानिक काल कब का माना जाता है, 1878 यानी कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यानी कि 19वीं शताब्दी तक 1878 तक माना जाता है। ठीक है, और वैज्ञानिक काल 1879 से प्रारंभ हो जाता है। क्लियर। अब एक नोट है, नोट को जो थोड़ा आप ध्यान से पढ़िए। 1890 से 1905 तक के समय को मनोविज्ञान का क्या बोलते हैं, बंजर काल बोलते हैं। 1890 से लेकर 1905 तक के समय को क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान का बंजर काल बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि चेतना का विज्ञान तो हो गया, लेकिन भैया इस परिभाषा का भी विरोध हो गया। तो इस परिभाषा का विरोध किसने किया, इस परिभाषा का विरोध किया सिगमंड फ्रायड और मैकडूगल ने। सिगमंड फ्रायड और मैकडूगल ने चेतना का विज्ञान नामक परिभाषा का विरोध शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्यों हुआ, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि परिभाषा का विरोध हुआ तो क्यों हुआ। तो चेतना का विज्ञान नामक परिभाषा का विरोध क्यों किया, क्योंकि देखो सिगमंड फ्रायड के अनुसार केवल चेतन अवस्था ना होकर 3 अवस्था होती है। हमारे मस्तिष्क में 3 अवस्था होती है, ओनली चेतन अवस्था नहीं होती। पहली चेतन होती है, दूसरी अचेतन होती है और तीसरी अर्धचेतन होती है। कौन कौन सी 3 अवस्था होती है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो बात आती है कि मैम ये तीनों अवस्था क्या है, चेतन क्या है, अचेतन क्या है, अर्धचेतन क्या है। देखो चेतन अवस्था वो होती है जहाँ हम जागृत रहते हैं और जिसमें केवल आप, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो मेरे माइंड में है और मैं पढ़ाती जा रही हूँ। ठीक है, वो चेतन अवस्था है। अचेतन हमारा माइंड क्या होता है, देखो चेतन जो होता है ना वो होता है ओनली 1/10 भाग होता है हमारे। ठीक है, और अचेतन जो मन होता है वो 9/10। तो अचेतन बाकी हमारा क्या है, अचेतन सारी चीज़ें हमारी जो भी आप सोचते हो सब कहाँ पे चली जाती है, हमारे अचेतन मन में चली जाती है। तो क्या होता है कि जब हम याद करते हैं, तो अब आप एक बात बताइए कि मान लीजिए साइकोलॉजी के 10 से 15 चैप्टर, 20 चैप्टर, 25 चैप्टर जो भी हैं वो सब मेरे कहाँ पे फिट हैं, वहाँ रिकॉर्ड हुए रखे हैं। और वो रिकॉर्ड क्यों होते हैं, जब हम बार बार रिवाइज करते हैं तो वहाँ रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको मनोविज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ा रही हूँ। तो वो मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ, चेतन मन से। अब आप बीच में से पूछ लेता हूँ कि एक काम कीजिए मैम, आप बुद्धि का कुछ मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं क्या कहूँगी भाई पता नहीं, अब इन्होंने बीच में से पूछ लिया। तो मैं अगर उस चीज़ को लेकर आऊँगी तो कहाँ से लेकर आऊँगी, अपने अचेतन मन से लेकर आऊँगी, अब अपनी अचेतन दिमाग से लेकर आऊँगी। तो इसलिए उन्होंने कहा है सिगमंड फ्रायड ने कि भाई चेतन जो अवस्था होती है वो खाली चेतन नहीं होती है, हमारे मस्तिष्क की 3 अवस्था होती हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था अर्धचेतन अवस्था कहलाती है। इस वजह से ये जो परिभाषा थी चेतन की और मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान, इस परिभाषा का विरोध हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बन गया सिगमंड फ्रायड ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। क्लियर। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के अंतर्गत पेज नंबर 16 पर चेतना शब्द की बड़ी निंदा करी है। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के अंतर्गत पेज नंबर जो उनका 16 था उसमें बहुत बड़ी निंदा करी है। उन्होंने उस पेज पे लिखा है कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया है। तो उन्होंने इतनी बड़ी आलोचना करी है, ये शब्द कहते हुए उन्होंने चेतना को बहुत बुरा शब्द बताया। उन्होंने क्या बोला है, चेतना एक बहुत ही बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया है। तो उन्होंने कौन सी पुस्तक अपनी, आउटलाइन साइकोलॉजी, किसने, मैकडूगल ने। किसने, मैकडूगल ने पेज नंबर 16 पे इस बात को लिखा है। ठीक है, स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण चेतना का विज्ञान नामक परिभाषा भी
अमान्य हो गई। अब जब ये अमान्य हो गई तो इसके बाद फिर एक दौर आया, फिर इसकी यात्रा शुरू हुई और वो लास्ट ये यात्रा है और वो है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाने लगा? व्यवहार का विज्ञान। आज हम व्यवहार को देख सकते हैं, परख सकते हैं, किसी को परख सकते हैं या नहीं, हमें महसूस होता है किसी का व्यवहार, तो क्या माना है इसको? व्यवहार का विज्ञान। और आज तक भी हम इसको क्या मानते हैं? व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। ठीक है, तो व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन से थे? प्रमुख वैज्ञानिक थे वॉटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, मैकडूगल, हल, गुथरी। इन सब ने मनोविज्ञान को क्या माना था? व्यवहार का विज्ञान माना था। दोबारा सुन लीजिए, व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में, और जो आज तक भी यही परिभाषा प्रचलित है, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक कौन से थे? वॉटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, मैकडूगल, हल, गुथरी, ये सब। ठीक है, व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास करते थे और वातावरण में अधिक। व्यवहारवादी जो थे, ये जो व्यवहार का विज्ञान जो मानते थे, तो वो वंशानुक्रम में कम विश्वास करते थे, वो वातावरण में अधिक। मतलब वो ये कहते थे कि भाई ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा, एक किसान का बच्चा किसान बनेगा। वो कहते हैं आप एक कैसा ही गरीब बच्चा मुझे दे दीजिए, कैसा ही किसी भी परिवेश का बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं अपने व्यवहार के द्वारा उसको जैसा वो बना सकता हूँ, जैसा वो मैं बनाना चाहता हूँ। अगर मेरी इच्छा है कि वो डॉक्टर बने तो मैं अपने वातावरण उसको इस हिसाब का दूंगा बच्चे को कि वो वही बन जाएगा। तो इसलिए वॉटसन कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा ही बना सकता हूँ जैसा मैं उसको बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद वुडवर्ड ने अपनी ये सारी मनोविज्ञान की यात्रा को अपनी एक परिभाषा में ही, उसने एक अपनी परिभाषा में ही पूरे मनोविज्ञान की यात्रा का वर्णन कर दिया। किसने? वुडवर्ड ने। उन्होंने एक परिभाषा दी, किसने? वुडवर्थ ने, कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग दिया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। किसने परिभाषा दी? वुडवर्थ ने। और उसने इस परिभाषा में पूरे मनोविज्ञान की यात्रा को क्लियर कर दिया। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आज आपने यहाँ पर हमारा साइकोलॉजी का सामान्य परिचय कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसको आप 1 से 2 बार आप रीडिंग लगाइए। यदि आप नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाइए। मैं तो ये कहती हूँ कि मेरा बिल्कुल एक एक चीज़ लिखी हुई है इस पेज पे, बिल्कुल नोट्स बने हुए हैं, तो आप इसको नोट्स के रूप में लिखिए। फिर उसको आप 1 से 2 बार रीडिंग लगाइए। मैंने जिन क्वेश्चंस को हाईलाइट किया है, जिनको मैंने बोला है, उनको आप ध्यान दीजिए, और वो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, और आए हुए क्वेश्चंस को ही मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये आपके दोस्तों के लिए यूज़फुल हो सकती है। और मेरी इसके अलावा इसी चैनल पर साइंस की वीडियो अपलोड हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जर्नल साइंस हर किसी सब्जेक्ट के लिए बहुत यूज़फुल है। और लगभग आर्ट्स के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।